देखिए, ये सब लोग हिंदू हैं तो राजनीति के लिए हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर वही शोषण, वही उत्पीड़न, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। ये अपमान केवल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है। केवल अगर उनका अपमान होता तो शायद मैं कुछ ना करता, कुछ बोलता भी नहीं। ये अपमान देश की राष्ट्रपति का है, यानी देश का अपमान। सर, पुजारी ने कहा है कि हम बिना बुलाए मेहमान को अंदर नहीं जाने देते हैं। मतलब वो राष्ट्रपति जी को कह रहा है कि वो बिना बुलाए आई। वो है कौन? पुजारी है कौन? मालिक है क्या देश का? पीछे उनको रोका है, पुजारी अंदर है, लेकिन दूसरे पिक्चर के अंदर अश्विनी वैष्णव जी अंदर है, पुजारी भी अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या है ये, क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपमान और ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई इस तरह टिप्पणी नहीं की कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो कुछ बोल नहीं। ये समाज आने वाले समय में इतना मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा कि किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को भी ऐसे मुद्दे पे सामने आके अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। ये असर इसका राजनीतिक, किसी को पूरे समाज को अपमानित करने का हक नहीं है, किसी को भी। एक तरफ तो बोला जाता है कि सारे हिंदू एक हैं, दलित भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, ये भेदभाव आता है तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, ये सब लोग हिंदू हैं तो राजनीति के लिए हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर वही शोषण, वही उत्पीड़न, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। आए दिन हो नहीं रहा क्या? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं आती हो? और ऐसे उत्पीड़न पे चुप्पी क्यों चुप्पी? मणिपुर में 55 दिन तक प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? 55 दिन के बाद होश आया। वो विदेश जाने से पहले तो भारत में ही थे ना, तब क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे पे कोई संज्ञान लिया? ये गलत है सर। ये इस तरह के बड़े नेता जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, पूरा देश उनको देखता है, जनता देखती है, और खासकर अगर दलित बहुजन समाज की बात करें तो वो भी देख रहे होंगे ये। तो ऐसे लोग जब जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का अपमान हो रहा है तो लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होती है और उनको गलत संदेश भी जाता है। निश्चित तौर पर पूरे मैं बता तो रहा हूँ, ये अपमान केवल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है। केवल अगर उनका अपमान होता तो शायद मैं कुछ ना करता, कुछ बोलता भी नहीं। ये अपमान देश की राष्ट्रपति का है, यानी देश का अपमान है। नंबर 2, ये देश के अनुसूचित जाति जनजाति जिसकी संख्या भारत में लगभग 30% है, तो देश के 30% लोगों का भी अपमान है। ये हमें स्वीकार नहीं। इन चुनावों में इसका असर देखते हैं, क्योंकि वो तो सबको हिंदू बना के वोट। मैंने इस बार चुनाव में इसका असर दिखाएंगे, जी जान लगा देंगे हम जिंदगी में, राजनीति में अब सफल हो या ना हो, लेकिन इस बहुजन समाज की राजनीति को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा के छोड़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अभी तक कोई इस पर टिप्पणी नहीं की गई है। आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट कैसे देखते हो? मैं इसे पूरे देश का अपमान मानता हूँ, पूरे देश के 30% अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान मानता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि बदला क्या? 3500 साल की गुलामी को तोड़ने के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया। मानव कांसीराम साहब ने भी अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर परिवार छोड़ा, शादी नहीं की और पूरा जीवन समाज के हक अधिकार के लिए लगा दिया। तो आखिर बदला क्या? उसके बाद भी बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति के अनावरण पर अपमानित होना पड़ा, और अब से पिछले राष्ट्रपति कोविंद जी को भी अपमान झेलना पड़ा, और अब द्रौपदी मुर्मू जी की जिस तरह की तस्वीरें देखने में आई है, ये दिल को चोट पहुंचाने वाली है, बड़ी कुंठा होती है। मैं सोचता हूँ कि जहाँ अपमान होता है ऐसी जगह पर हमारे लोग जाते ही क्यों हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी? वहाँ आपको मिलना क्या है? अगर अपमान ही मिलना है तो फिर बार बार अपमान झेलने के लिए क्यों जाते हैं हमारे लोग? एक सवाल है कि आम आदमी गांव में, देहात में, हाशिए पर रहने वाला आदमी जिसको ना तो धर्म की समझ है, ना शिक्षित है, और बिल्कुल मतलब एक तरीके से गरीब गुर्बत में वो जी रहा है, वो मंदिर में जाए, उसके साथ में ऐसा हो तो समझ में आती है कि उसको समझ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है, उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं और अपमान कर रहे हैं और बोल तक नहीं रहे हैं। समाज आने वाले समय में इस बात का जवाब जरूर देगा, और मैं सभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की जो और अल्पसंख्यकों की जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर
समाज के मुद्दों पर क्या आप लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या क्या मजबूरी है? अपने अपने ईगो में आप सब खत्म हो जाओगे। ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरियां हमारी ख़त्म कर दी, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, एजुकेशन महंगा करके हमारे लोगों से पढ़ाई छीन ली। तो अब समाज में बचेगा क्या? प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी हमें मिल नहीं रही। और जो ट्राइबल सब प्लान, शुल्क का सब प्लान बना, उसके फंड को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, वो फंड भी देना बंद कर दिया कई जगह। तो ऐसे में आप लोग अपने अपने ईगो लेके चलते रहें, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी भी जाग जाओ, सामाजिक मुद्दों पे एकजुट हो जाओ, समाज भी बचेगा, समाज के अधिकार भी बचेंगे। पूरा समाज आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगा। या तो आप समाज की आवाज़ ईमानदारी से बनिए, उनकी आवाज़ बुलंद कीजिए, अपने सब लोगों को एकजुटता दिखाइए, और जो बड़ी पार्टी वो पहल करे इन सबको एकजुट करने। सर, पुजारी ने कहा है कि हम बिना बुलाए मेहमान को अंदर नहीं जाने देते हैं। मतलब वो राष्ट्रपति जी को कह रहा है कि वो बिना बुलाए आई। वो है कौन? पुजारी है कौन? मालिक है क्या देश का? ये मंदिर के मालिक पुजारी ने कहा है। पुजारी मंदिर का मालिक है क्या? जो बुलाएंगे वही आएगा और फिर वो झाड़ू लगा के जाएगा। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ, समाज ऐसी जगह बिल्कुल बंद करे जाना, फिर देखते हैं पुजारी किसके दम पे चलेंगे। आपने कहा मंत्री जी अभी के जो बड़ी पार्टियां हैं शेड्यूल कास्ट की, उनको पहल करनी चाहिए। आपने बहुत सारे चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की हो और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए। क्या मजबूरी है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय कांसीराम साहब या उनसे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो पूरा सब कुछ ही उन्होंने अपना लगा दिया, क्या उनकी कुर्बानी बर्बाद हो जानी चाहिए? कांसीराम साहब ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, क्या वो मूवमेंट मरता रहे? क्या हम आके मीच के देखते रहे? क्या दर्द नहीं होता हमें? पूरा समाज दर्द से करा रहा है। क्या हमारे नेता को दिख नहीं रहा? क्या मजबूरी है? एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन एजेंडे के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं सब लोग? आना पड़ेगा। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि समाज दबी जुबान में बोल तो रहा है, अब खुल के बोलना होगा। आप अपनी राजनीति चलाइए, अलग अलग किस पार्टी में जो काम कर रहा करिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता क्यों नहीं? समाज की हकमारी पे क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं है? आप संसद में जा रहे, विधानसभा में जा रहे, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? ये समाज के साथ धोखा नहीं है क्या? जो रिप्रेजेंटेशन दिया समाज को, क्या उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ गद्दारी नहीं है क्या? ये समाज के साथ भी गद्दारी है, देश के संविधान के साथ भी गद्दारी है। अभी हम फिर लौट करके उसी सवाल पर खड़े होते हैं जो शंभू जी ने कहा कि पुजारी ने कहा है कि हम बिन बुलाए मेहमान का स्वागत नहीं करते हैं। ऐसे में जो लोग मंदिर जा रहे हैं, और आपने एक तरफ जो बौद्ध धर्म का जो आंदोलन चला रखा है कि 2025 में 25 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे, घर वापसी करेंगे, तो आपको लगता है कि आपका जो आंदोलन है वो सही दिशा में इन तमाम लोगों को धर्मांतरण कर देना चाहिए, घर वापसी कर देनी चाहिए ताकि अपमान से बचे? अभी आपको मैं जानकारी दे दूँ, आने वाली 10 सितंबर को जयपुर के अंदर 50,000 लोग आ रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। और उसके बाद अक्टूबर का होना था लेकिन वो नहीं मिल रहा, खाली नहीं है ग्राउंड। नवंबर में 26 नवंबर मोस्ट प्रोबेबली होगा। 1 लाख लोग आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा, बहुजन अधिकार सम्मेलन होगा। और तीसरा दिल्ली में दिसंबर में 1 लाख लोगों से ज़्यादा का राष्ट्रीय बहुजन अधिकार सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा। और हम जिस लड़ाई को, न्याय की जिस लड़ाई को, जिस सच की खोज में तथागत बुद्ध ने अपना जीवन लगा के मानव कल्याण के लिए रास्ता दिखाया, उस रास्ते को तेज़ी से आगे बढ़ाने में अब दिन रात एक कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग ऐसी जगह पर जाना आने वाले समय में बंद करेंगे जहां उनको अपमान झेलना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।